और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। देवेंद्र पाल भुल्लर की याचिका को खारिज किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भुल्लर को फांसी होगी, ये तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दाव की मांग की गई थी भुल्लर की तरफ से, लेकिन अब तय हो गया है, फैसला सुनाया गया है, भुल्लर को फांसी होगी। देवेंद्र पाल भुल्लर की याचिका खारिज की है सुप्रीम कोर्ट ने। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी भी मौजूद हैं। इस पर बातचीत के लिए रुख करेंगे मनीष जी का। मनीष जी, आधार बनाया गया था कि लंबा वक्त खिंच चुका है, ऐसे में फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है फांसी की सजा को, किस तरह से देखें इसे? देखिए, जिस तरीके से भुल्लर को लेकर अफजल गुरु के बाद जो एक चर्चा का दौर शुरू हुआ था कि आखिर कई ऐसे लोग हैं जिन पर राष्ट्रपति को ये फैसला लेना है कि क्या इन्हें फांसी दे दी जाए या नहीं, ऐसी स्थिति में सरकार की किरकिरी हो रही थी और बीजेपी और तमाम विरोधी दल सरकार पर ये आरोप लगा रहे थे कि आखिर फांसी देने में अफजल गुरु को लेकर उसके बाद के लोग अभी तक अटके हुए हैं। और अफजल गुरु, इसमें जो जम्मू कश्मीर और बाकी जगह जो माहौल बना था अफजल गुरु की फांसी के बाद, ऐसी स्थिति में देवेंद्र सिंह भुल्लर और फिर राष्ट्रपति ने जो लगातार फांसी का बात को आगे बढ़ाया और उन्होंने उस फाइल को दस्तखत कर दिए जिसका सबको इंतजार था, उसके खिलाफ देवेंद्र सिंह भुल्लर जो आज सर्वोच्च अदालत में गए थे, याचिका खारिज होने का मतलब साफ है कि सरकार ये बताना चाहती है कि आतंकवाद के विरुद्ध कोई भी हो उसे सरकार नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल मनीष जी, रोकना चाहेंगे फिलहाल इस पर हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आशीष, क्या हुआ, कोर्ट में क्या कहा? कोर्ट ने आज देवेंद्र सिंह भुल्लर की जो याचिका थी उसको खारिज कर दी थी। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर ने 2 ग्राउंड दिए थे आप सुप्रीम कोर्ट में। पहला ग्राउंड उन्होंने ये दिया था कि चूंकि राष्ट्रपति ने जो उनकी दया याचिका है उसको निपटाने में 8 साल लगाए, इतना ही नहीं, उन्होंने आर्टिकल 21 का हवाला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मानसिक रूप से बीमार है और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को अगर फांसी दी जाती है तो वो क्रूरता है। इन दोनों उन्होंने ग्राउंड का हवाला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी इन दलीलों को ठुकरा दिया और साथ ही अब उनके पास कोई अब विकल्प नहीं बचता है। जाहिर तौर पर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को अब फांसी की सजा होगी। अदालत जब सुनवाई कर रही थी आशीष, तो देवेंद्र सिंह भुल्लर के तरफ से कौन से वकील वहां अदालत में मौजूद थे? देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की तरफ से उनकी वहां पे पूरी फैमिली थी, उनके रिलेटिव से, इतना ही नहीं उनकी बीवी जो थी नवनीत कौर भी वहां मौजूद थी। परमजीत सिंह है जो देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर के वकील थे, जो पिछले 2 कोर्ट से उनके लिए जो जिरह कर रहे थे, वो भी कोर्टों में मौजूद थी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया वैसे ही उनकी बीवी की आंखों में आंसू आ गए और जो उनके रिलेटिव है उनको लग रहा था कि आर्टिकल 21 का जो उन्होंने हवाला दिया है उससे उनको रिलीफ मिल सकती है देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को, लेकिन फिलहाल वो रिलीफ उनको नहीं मिली। आशीष, रोकना चाहेंगे आपको। फिलहाल हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत के लिए एडिटर न्यूज आंचल आनंद जी जुड़ गई हैं। आंचल जी, आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? फांसी की सजा बरकरार रखी है, इससे कुछ मैसेज भी निकलता है? इससे सबसे पहली इम्प्लीकेशन तो ये निकलेगी रचना कि जितने भी और मामले, करीब 17 मामले अगर देखा जाए, जिसमें वीरप्पन के 4 एसोसिएट शामिल है, राजीव गांधी के 3 किलर्स शामिल हैं, और इसके अलावा भी हाल फिलहाल में जो मर्सी पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी जिनको खारिज किया गया था, उन सबके ऊपर इसका असर पड़ना लाजमी है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में ही ऐसे मामले थे जिसमें कोर्ट लगातार ये नजर बनाए रखा था कि एक कोऑर्डिनेट बेंच का जस्टिस जीएस सिंघवी ने जो आज ऑर्डर प्रोनाउंस किया, इसका लगातार ऑर्डर दें, उसमें क्या लीगल प्रावधान रखे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ व्याख्या की जाती है, इसका बाकायदा इंतजार किया जा रहा था ताकि इस बाबत जो बाकी मामले हैं उनको भी उसी आधार पर डिसाइड किया जा सके। सबसे पहले तो उन 17 मामलों पर इसका फैसला आना लाजमी है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी क्या ये भुल्लर के इंडिविजुअल केस के ऊपर है, लेकिन साफ तौर पर अगर कोर्ट ने इस मामले को इतने लंबे समय तक सुना है कि सरकार से उनके व्यू मांगे थे, यही नहीं बाकायदा पूरी फाइलों को खंगाला गया था। कोर्ट ने बाकायदा रिकॉर्ड के ऊपर वो फाइलें मांगी, 2 साल से ज्यादा मर्सी पिटिशन अगर लंबित पड़े हुए थे तो क्यों लंबित पड़े हुए थे, सरकार उस डिले को कैसे एक्सप्लेन करती है, ये मांगा गया था। तो जाहिर तौर पर डिले यानी कि देरी मर्सी पिटिशन यानी दया याचिका को डिस्पोज ऑफ करने में अपने आप में एक आधार हो सकता है कि किसी शख्स की फांसी से उसकी सजा उम्र कैद कर दी जाए। तो साफ तौर पर अभी प्रथम दृष्टया, हालांकि डिटेल ऑर्डर आना बाकी है, लेकिन प्रथम दृष्टया जिस तरह का ऑर्डर आया है तो साफ तौर पर देरी अपने आप में आधार नहीं हो सकता है। और मैं इतना यहाँ पे बहुत अहम बात जो केंद्र सरकार का तर्क इसमें दिया गया था और साफ तौर पर कहीं ना कहीं वो भी कोर्ट के दिमाग में वे किया होगा। केंद्र सरकार ने ये कहा था कि दया याचिका जब दायर की जाती है, मर्सी पिटिशन जब डाली जाती है,
तो वो एक राइट नहीं है, अपने आप में अधिकार नहीं है, वो एक पार्डनिंग पावर है जिसको एक्सरसाइज करे या ना करे, कितने समय में एक्सरसाइज करे, उसका क्या टाइम फ्रेम हो, वो पूरी तरह से राष्ट्रपति और सरकार की गेंद जो है उनके पाले में होती है, ये क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये सवाल इस मामले में ये भी आ रहा था सेपरेशन ऑफ पावर्स का, न्यायपालिका और साथ में जो विधायिका है उसकी पावर्स का, एग्जीक्यूटिव की पावर्स का। जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जब सारे के सारे न्यायपालिका की पूरी जो रेमेडीज है एग्जॉस्ट हो जाती हैं, जब देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला सुना देती है, उसके बाद पुनर्विचार याचिका भी खत्म हो जाती है वो रेमेडी, उसके बाद क्या कहीं पर ये गुंजाइश है कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति के थ्रू एक एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करे अनुच्छेद 72 के तहत, जिसमें वो फैसला सुनाती है कि इस व्यक्ति को पार्डन की जाए, इसकी दया याचिका को मंजूर किया जाए या नहीं। अब वो एक पावर, एक लिमिटेड पावर एग्जीक्यूटिव को दी गई है, बहुत रेयर केसेस में एक्सरसाइज करने के लिए दी गई है, जहां हालांकि उसका क्राइटेरिया संविधान में कहीं नहीं रखा गया है, लेकिन वो जिन मामलों में एक्सरसाइज की जाती है वो बहुत रेयर, कभी ऐसा मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है या फिर कोई हालात ही बदल जाए, फैसला कोर्ट का आने के बाद इतने हालात बदल जाए कि एग्जीक्यूटिव को ये फैसला लेना पड़े। तो ये जो क्राइटेरिया है अपने आप में, इसको क्या अब अदालत फिर से क्वांटिफाई करे? तो यही कहीं सवाल, बहुत सारी पेचीदगियां उलझी हुई थी, लेकिन लबोलबाब इस फैसले का जो इमीडिएट माना जा सकता है वो यही है कि जो 17 दूसरे मामले हैं उन पर इनका सीधा असर पड़ेगा, चाहे वो राजीव गांधी के किलर्स हो, मुरुगन, पेराविलन और संथन हो, या फिर वीरप्पन के 4 एसोसिएट हो, जिन पर इस मामले का सीधे तौर पर असर पड़ेगा। ये इमीडिएट असर की बात हो रही है। बाकी संवैधानिक दृष्टि से कानून के क्या प्रावधान कोर्ट ने बताया है वो डिटेल जजमेंट जब आएगी तब पता चलेगा। रचना।